हिंदी साहित्य का इतिहास। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा मेन आधार है क्लास का। रामचंद्र शुक्ल जी की बुक का, यानी कि उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। वो हमारा मेन आधार है, लेकिन क्वेश्चन जगह से भी कुछ लिए हैं, तो इसकी चिंता ना करें क्योंकि क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। केवल एक बुक से ही आपको पूरा पेपर नहीं देखने को मिलेगा, हालांकि वो ज़रूरी है, लेकिन और जो किताबें हैं कुछ और भी ज़रूरी हैं। तो चलेंगे हम यहाँ पर 100 प्रश्न हम यहाँ पर वन लाइनर करने वाले हैं, और इसी तरह के वन लाइनर प्रश्न मैं आपको कम से कम 3-4 हज़ार प्रश्न मैं तैयार कर रही हूँ और आपको कराना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद आई क्लास तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, बस ये 3 काम आपको करने हैं। और चौथा काम आपको करना है, कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, बस 1 सेकंड का मैंने आपका टाइम लिया है। अब चलते हैं हम अपने क्लास को धड़ाधड़ बिल्कुल अच्छे से फटाफट रिवीजन करेंगे। भाषा और समाज। भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो ये हैं रामविलास शर्मा जी। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? सबसे पहले ये ध्यान रखना, रस गंगाधर किसका है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है। इन्होंने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां की है, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। कार्यत्री और भावयित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? तो ये किया है राजशेखर ने। ठीक है, राजशेखर ने कार्यत्री और भावयित्री दोनों प्रतिभाओं का विभाजन किया है। प्रतिभा का विभाजन किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो 10 गुण माने हैं। भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें इन्होंने काव्य के कुल 10 गुण ये मानते हैं। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? यहाँ पर केवल काव्य शास्त्र के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सारी गद्य विधाओं के, मतलब पूरा ऑल ओवर जो हिंदी साहित्य है सब जगह से क्वेश्चन यहाँ पर उठाए गए हैं। ठीक है, तो पहले जो 8-10 क्वेश्चन है वो हमारे काव्य शास्त्र के हैं, जो कि जरूरी हैं। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है? आचार्य शंकुक। ठीक है, अनुमितिवाद के संस्थापक कौन है? तो आचार्य शंकुक है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी भाषा को एक रूपता देने का प्रयास करता है ये ग्रंथ, जो कि पाणिनि जी का है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? रूप गोस्वामी। ठीक है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित किसने किया है? रूप गोस्वामी ने। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, हमारी यात्रा नाम से जो यात्रा वृत्तांत है वो किसने लिखा है? लोचन प्रसाद पांडे ने। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण है चीड़ों पर चांदनी, जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें किसका, मतलब किसकी, कहाँ की यात्रा का वर्णन है? तो यूरोप प्रवास का। ठीक है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण है चीड़ों पर चांदनी 1964 में प्रकाशित हुआ था, और ये आधारित है यूरोप प्रवास पर। आगे चलेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये सारे क्वेश्चन जो मैं तैयार कर रही हूँ, और आज जो क्लास है। चलते हैं आगे। पृथ्वी प्रय दक्षिणा, जो कि 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, पृथ्वी प्रय दक्षिणा 1914 में आई थी, इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद गुप्त। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? चंडी प्रसाद सिंह। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन युवराज की यात्रा पूछा जा सकता है, किसकी यात्रा वृतांत है? तो ये चंडी प्रसाद सिंह का है। ठीक है, और ये प्रिंस ऑफ वेल्स जब मतलब आए थे वेल्स के राजकुमार, उनकी यात्रा वृतांत इसमें किया गया है। भोला राम का जीव, ये किस विधा की रचना है? ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगता है। ठीक है, उसमें भी ये निबंध हमें पढ़ना होता है अन्य गद्य विधाओं में। तो भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? ये निबंध है, जो कि हरिशंकर परसाई जी का है। ये एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। यात्री मित्र, इस यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो ये है सत्यदेव परिव्राजक। ठीक है, यात्री मित्र के लेखक कौन है? सत्यदेव परिव्राजक।
याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर यहाँ से आपको क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अमिट रेखाएं 1951 ईस्वी में आया था। इसके इस संस्मरण के रेखा चित्रकार कौन है? सत्यवती मलिक। ठीक है, अमिट रेखाएं 1951 में ही प्रकाशित हुआ था। इसके चित्रकार यानी कि रेखा चित्र है ये, संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? तो ये है सत्यवती मलिक। बाजे पायल या के घुंघरू, इसके लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, बाजे पायल या के घुंघरू, इसके लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने ग्रंथ लिखा है श्रृंखला की कड़ियाँ। तिरस्कृत नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? सूरजपाल सिंह चौहान। ठीक है, तिरस्कृत नामक ये दलित आत्मकथा है और ये लिखी गई है सूरजपाल सिंह चौहान के द्वारा। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 4 खंडों में विभाजित है। उसके ये चारों खंड क्रम से आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 खंडों में इनकी जो आत्मकथा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, इसका भी क्रम से भी पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है तीसरा पार्ट कौन सा है या चौथा पार्ट कौन सा है। ठीक है, खंड पूछ लिए जाते हैं। सिंगा अवलोकन किसकी आत्मकथा है? तो सिंगा अवलोकन यशपाल जी की आत्मकथा है जो 3 खंडों में विभाजित हुई थी। एक खंड इसका 1951 में, फिर दूसरी बार 1952 और फिर 1955। ठीक है, तीनों का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। सिंगा अवलोकन किसकी है? यशपाल की। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये मोहनदास नेमिष ने लिखी थी, अपने अपने पिंजरे नाम से। ठीक है, अपने अपने पिंजरे, ये किसकी आत्मकथा है? तो मोहनदास नेमिष की है, जो कि दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण के स्वप्न। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उसका नाम रखा था तरुण के स्वप्न। ठीक है, तरुण के स्वप्न। यादों की बारात, ये किसकी आत्मकथा है? जोश मलिहाबादी। ठीक है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? जोश मलिहाबादी। झोंपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा के लेखक कौन है? माता प्रसाद गुप्त। 2002 में ये जो आत्मकथा है वो प्रकाशित हुई थी। ठीक है, झोंपड़ी से राजभवन तक। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, अगर अच्छा लगे तो आपको। ठीक है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। ठीक है, कलम का सिपाही नाम से जीवनी लिखी थी इनकी, इनके बेटे ने ही लिखी थी। कलम का सिपाही अमृत राय ने, इनके बेटे का नाम था अमृत राय, मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे का नाम था अमृत राय। उन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही नाम से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा। ठीक है, मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा। मनीषी की लोक यात्रा के किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा, ये जीवनी किसकी है? कविनाथ गोपीराज की ये जीवनी है और भगवती प्रसाद सिंह ने इसको लिखा है। ठीक है, दोनों ही 3 क्वेश्चन आपके एक बार में ही यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी है, ये जीवनी विधा है और जो कि कविनाथ गोपीराज के बारे में लिखा गया है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। ठीक है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 में आया था। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ये भी भारतेंदु युग के ही कवि हैं। ठीक है, लेखक हैं और ये दोनों मामा फूफी के बेटे थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। परमात्मा का कुत्ता, ये किसकी रचना है? परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है ये। ठीक है, विधा भी याद रख लेना। परमात्मा का कुत्ता ये किसकी कहानी है? तो मोहन राकेश की कहानी है। जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? शरद जोशी की। ठीक है, जीप पर सवार इल्लियां ये हास्य व्यंग्य रचना है, शरद जोशी के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल की बीवी, शुक्ल की बीवी ये किसकी कहानी है? निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी शुक्ल की बीवी। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? हिंदी कालिदास की आलोचना, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। ठीक है, हिंदी आलोचना से संबंधित
हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? तो ये हिंदी कालिदास की आलोचना, हिंदी कालिदास की आलोचना, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसके लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? पूस की रात। ठीक है, हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो पूस की रात के कहानी के पात्र हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो मैं आपको बता देती हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की भी मैंने तैयारी मतलब अभी करवा भी रही हूँ और पहले करवा भी दी है। कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और इसके अलावा हिंदी साहित्य की हमारी कंप्लीट ये क्लासेज है जो रेगुलर चल रही है, इसको भी आप ज़रूर देखें, है ना। कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, सबके लिए आपके लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होगी ये क्लासेस जो डेली चल रही हैं। 1:30 बजे ये क्लास है जो आपको मिलती है डेली। ठीक है, रिकॉर्डेड ही मिलती है। और इसके अलावा यूजीसी नेट वगैरह की पेपर फर्स्ट और हिंदी की आप तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए यूनिट 6 से 10 तक अभी मैंने तैयार किए हैं, जल्दी मैं 5 तक भी कर दूंगी। ठीक है, तो कल उसका जो ऐप है वो आ जाएगा और उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से बिल्कुल कम से कम प्राइस पर केवल 100 रुपीज़ में वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। पूरी पुस्तक है, ई बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी ऐप आपको डाउनलोड नहीं होगा, कल से ये स्टार्ट है जो हो जाएगा। ठीक है, कल से चालू होगा, अभी नहीं हुआ है। तो चलते हैं आगे। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने केवल 3 ही कहानियाँ लिखी थी। ठीक है, इन्होंने केवल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने केवल 3 कहानी लिखी थी और हिंदी कहानी में इनका एक बहुत ही अच्छी पहचान इन्होंने अपनी बना ली है। ये 3 कहानी कौन सी हैं? उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये ठीक है, 3 कहानी इन्होंने लिखी हैं, इनकी भी ये भी कहानियां हैं, आपको याद रखनी है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक कौन है? भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये रामविलास शर्मा जी। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ठीक है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? रसात्मक इतिहास, मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था। ठीक है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक हमें नहीं बनाना चाहिए, ये जयशंकर प्रसाद का मानना है, जो कि सबसे बड़े नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, लंदन की एक रात, लंदन की एक रात, परिंदे, जलती झाड़ी, कव्वे और काला पानी, इन सभी कहानियों के रचनाकार कौन है? तो ये निर्मल वर्मा जी। ठीक है, ये सारी कहानी आप देख सकते हो। परिंदे बहुत ही फेमस है जिसको सभी जानते होंगे, लेकिन बाकी की कहानियाँ भी पूछी जाती हैं। ठीक है, कव्वे और काला पानी, जलती झाड़ी, लंदन की एक रात। आगे यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये केदारनाथ सिंह। ठीक है, एक केदारनाथ अग्रवाल है, एक केदारनाथ सिंह है, तो दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। केदारनाथ सिंह की ये पंक्तियां, मांझी का पुल किसकी रचना है? तो ये केदारनाथ सिंह की रचना है। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी किस श्रेणी में आती है? यथार्थवादी। प्रेमचंद के जो तीसरे दौर की कहानियां हैं वो यथार्थवादी हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। खेल खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, इन सभी कहानियों को किसने लिखा है? राजेंद्र यादव ने। ठीक है, जो कि मन्नू भंडारी जी के पति थे। ठीक है, एक मिनट, हाँ, मन्नू भंडारी जी के थे। खेल खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर। ठीक है, ये कहानी लिखी गई है किसके द्वारा? राजेंद्र यादव के द्वारा।
एक सेकंड के लिए मुझे लगा कहीं बंग महिला तो नहीं है ना, वो दोनों थोड़ा सा नाम ऐसा ही है। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी किसकी छाया मानी जाती है? सबसे पहले याद रखना, इंदुमती कहानी किसकी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की है, जिसे रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रथम कहानी माना जाता है ना। इसे किसकी छाया माना जाता है? तो ये शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। ठीक है, शेक्सपियर का नाटक है टेम्पेस्ट, इसका छाया अनुवाद माना जाता है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? तो एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहले तो अलग अलग विद्वानों ने कहानियां अलग अलग बताई थी, लेकिन अब जो खोज हुई है न्यू, उनमें पहली मौलिक कहानी माना गया है। मौलिक बता रहा है ये भी ध्यान रखना है, मौलिक कहानी है। ठीक है, और मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे जी की कहानी है। ठीक है, माधवराव सप्रे जी की ये कहानी है। 1901 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है। गुंडा कहानी प्रसाद यानी कि गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। आगे चलते हैं, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? कमलेश्वर का नाम आपने सुना होगा जरूर। इनका मूल नाम क्या है? तो नीरज सक्सेना। इनका मूल नाम क्या है? तो यह नीरज सक्सेना। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी का नाम क्या है? तो यह कफन, जो कि 1936 ईस्वी में उस टाइम पर ये लिख रहे थे कफन को। ठीक है, ये इनकी अंतिम कहानी है और 1936 में ही इनका जो समय है वो पूरा हो चुका था। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं गांव आ रहे हैं, कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो ये चित्रा मुदगल का है। ठीक है, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, ये कहानी संग्रह किसका है? तो चित्रा मुदगल जी का है। इसमें गांव लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, ऐसा कहीं पढ़ा था। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? अंतोन चेखव के द्वारा। ठीक है, एक छोटा सा मजाक कौन करता है? अंतोन चेखव। वारेन हेस्टिंगस का सांड, इस कहानी की रचना किसने की है? उदय प्रकाश। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस का सांड कहानी किसकी है? उदय प्रकाश। इनकी विधाएं भी जरूर याद रखना, इसलिए मैंने सबके पीछे लिख रखा है कि ये कहानी है या उपन्यास है, कौन सी विधा है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूज ना हो और ये क्वेश्चन भी साथ में याद होते रहे। कहानी विधा का विकास किस शताब्दी से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, कहानी विधा का विकास, कहानी कब लिखी गई थी? तो ये 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी उसके बाद, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी उसके बाद कहानी विधा का प्रचलन मतलब शुरू हुआ था। महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो यह राजनैतिक उपन्यास। ठीक है, महाभोज मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है और ये कैसा उपन्यास है? तो ये राजनैतिक उपन्यास है। आगे चलते हैं, गोबर, झुनिया, मेहता, होरी, धनिया, चुहिया, है ना, ये सभी पात्र मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? तो गोदान उपन्यास में है, जो कि 1935 या 36 में ही प्रकाशित माना जाता है। ठीक है, गोबर, झुनिया, मेहता, होरी, धनिया 1935 में से लिखा था, 1936 में ही प्रकाशित हो गया था। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र हैं? तो ये है बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, निपुणिका, निपुणिका भट्टिनी, और एक इसका पात्र भट्टिनी भी है, ये भी ध्यान रखना है, भट्टिनी। तुबर मिलिंद, है ना, निपुणिका, बाण भट्ट, भट्टिनी, तुबर मिलिंद की पुत्री थी भट्टिनी। तो ये सारे पात्र किसमें हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो यह परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था, और यह है किसका? लाला श्रीनिवास दास जी का। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी का ये जो है उपन्यास है। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में है यूजीसी नेट के में। मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो यह मंगल सूत्र। 1936 में कफन कहानी अधूरी रह गई थी, मतलब उसको पूरा नहीं कर पाए थे, और 1936 में ये मंगलसूत्र उपन्यास भी लिख रहे थे, जो कि अपूर्ण रह गया था, पूरा नहीं हो पाया। जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर आधारित फीचर फिल्म बनी है? इनका कौन सा उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार का, जिस पर फीचर फिल्म बनी है, तो ये है त्याग पत्र। ठीक है, त्याग पत्र है। आगे चलते हैं, नागफनी का देश, जो कि अमृत राय की रचना है, ये किस काल की रचना है? तो आधुनिक काल की रचना है, और ये कहानी है, एक मिनट, ये कहानी नहीं है, ये भी क्या है? उपन्यास है।
ठीक है। नागफनी का देश ये भी उपन्यास है, क्योंकि उपन्यास हमारे चल रहे हैं तो ये आधुनिक काल का उपन्यास है। ठीक है, अमृत राय की ये रचना है। 1953 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मेला आंचल में किस गांव की कथा का वर्णन है? तो ये मेरीगंज, ये बिहार के पूर्णिया जिले में पड़ता है ये गांव। ठीक है, बिहार के पूर्णिया जिले का ये गांव है और इसकी इसमें कथा है जो दिखाई गई है मेला आंचल में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। यही मेला आंचल यानी कि आंचलिक उपन्यासकार के प्रवर्तक भी यही माने जाते हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह रनेंद्र, शायद नाम पहली बार सुना होगा, है ना। ग्लोबल गांव के देवता, ग्लोबल गांव के देवता, ये उपन्यास किसका है? तो रनेंद्र का है। ये उपन्यास वनवासियों के जीवन पर आधारित है। ठीक है, वनवासी आदिवासी भी कह सकते हैं, ये उपन्यास उनके जीवन पर आधारित है। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो ये हुआ है मैया दास की माड़ी, जो कि भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। ठीक है, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण ये मैया दास की माड़ी में हुआ है। आगे चलते हैं। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं, जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सूनी घाटी का सूरज। अमृतलाल नागर द्वारा रचित किस उपन्यास में काम और राम का द्वंद्व, काम और राम का द्वंद्व चित्रित है? तो यह मानस का हंस, जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था। अमृतलाल नागर का ये है और तुलसीदास के बारे में इस उपन्यास में लिखा गया है। ठीक है, मानस का हंस तुलसीदास को ही कहा जाता है। आगे चलते हैं। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं, क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। ये कथन किस उपन्यासकार का है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक है, कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं, क्योंकि उनका जो संबंध है वो मनोभावों से है। ये मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है। बेताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं सोमदेव भट्ट। ठीक है, बेताल पच्चीसी किसका उपन्यास है? सोमदेव भट्ट। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनाम दास का पोथा। ठीक है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका है? तो ये हजारी प्रसाद जी का। इसमें किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो छांदोग्य उपनिषद का। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद के स्थलों का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। मिलजुल मन, उसके हिस्से की धूप, कट गुलाब, वंशज, चित कोबरा, ये सभी उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, मिलजुल मन, उसके हिस्से की धूप, कट गुलाब, वंशज, चित कोबरा, मैं और मैं, इनका एक और उपन्यास है जो पूछा जाता है, मैं और मैं और मैं, ये उपन्यास भी इन्हीं का है, मृदुला गर्ग। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है फणीश्वर नाथ रेणु जी को। आगे चलते हैं। देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी ने माना है। ठीक है, देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है चंद्रकांता, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी के द्वारा। चंद हसीनों के खतूत, ये किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। ठीक है, चंद हसीनों के खतूत, ये किसका उपन्यास है? तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। इसका रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतरण किसने किया है? तो ये किया है गिरीश रस्तोगी जी ने। ठीक है, रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतरण किया है किसने? गिरीश रस्तोगी। रंगनाथ की वापसी उपन्यास किसका है, ये पूछा जा सकता है, तो ये गिरीश रस्तोगी ने लिख दिया है राग दरबारी के आधार पर। मैत्रेयी पुष्पा का कौन सा उपन्यास है जो महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है? गुनाह बेगुनाह 2011 में लिख आया है ये। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा जी का जो उपन्यास है महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है, गुनाह बेगुनाह। वैसे भी पुलिस से संबंधित है गुनाह बेगुनाह। ठीक है, शिव पूजन साय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो ये देहाती दुनिया, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनका केवल एक ही उपन्यास है, बहुत आसान है याद रखना, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया ही सबसे ज्यादा क्या करती है? शिव की पूजा करती है। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है।
काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। ठीक है, काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ठीक है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? तो युद्ध और नारी, जो कि महादेवी वर्मा जी का निबंध है। ठीक है, ये निबंध है किसका है? महादेवी वर्मा जी का है, युद्ध और नारी। संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? तो ये राजेंद्र यादव जी को दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय राजेंद्र यादव को दिया जाता है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मतलब ग्रंथ निबंध का नाम है ये। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध मतलब यहाँ तक है, एक सेकंड। अन्य निबंध, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये महादेवी वर्मा। 1962 ईस्वी में इन्होंने ये प्रकाशित करवाया था। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध क्या है? गद्य की कसौटी है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का ये निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो विनोद प्रियता। ठीक है, विनोद प्रियता प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान, मुख्य रूप से इनकी विशेषता रही है, विनोद प्रियता। और इन्होंने जो अपने ग्रंथ निबंध लिखे हैं वो भी आंख, नाग, भौं, है ना, इस तरह से लिखे हैं। घूरे के लत्ता बीने, कुछ देहाती शब्दों का इन्होंने यूज किया है। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो बाल कृष्ण भट्ट ने की थी। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किसका निबंध है? ये पूछा जा सकता है, किसका किसका ग्रंथ है? तो ये लाला श्रीनिवास दास जी का है, जिसकी सच्ची समालोचना की है बाल कृष्ण भट्ट जी ने। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा, इस निबंध के लेखक कौन है? तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने 3 कहानियां लिख करके अपनी प्रसिद्धि बना ली। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा। ठीक है, शिकार संबंधी रोचक निबंध किसने लिखे हैं? श्री राम शर्मा ने लिखे हैं। श्री राम वर्मा का नाम भी आता है, श्रीकांत वर्मा का नाम भी आता है। ठीक है, आपको याद रखना है शिकार शर्मा, शिकार शर्मा, शिकार शर्मा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख लेना। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त जी। शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखे थे? बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखे थे, जो 1903 से लेकर के 1905 ईस्वी तक पत्र ये प्रकाशित हुए थे। संपत्ति शास्त्र, अतीत स्मृति, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता, कवि और कविता, आत्मनिवेदन, कवि कर्तव्य, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये सारे के सारे निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, संपत्ति शास्त्र, अतीत स्मृति, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता, कवि और कविता, आत्मनिवेदन, कवि कर्तव्य, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे माना गया है? तो ये माना गया है नहुस को, जो कि इनके पिताजी गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया था, गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, गोपाल चंद्र, गोपाल कवि भी इनको मान लिया कहते हैं, गोपाल गिरधर। तो गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया था नहुस नाटक, जो कि इनके पिताजी थे।
ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक विख्यात हैं? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। ये कथन राम जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। ठीक है, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। ये किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिस्टर अभिमन्यु मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, मिस्टर अभिमन्यु, अभिमन्यु बिल्कुल अपने माँ बाप के क्या थे? इकलौते लाल थे। लाल बेटे को बोलते हैं ना, है ना, लाल थे। और क्या हो गए? बहुत अपनी कम उम्र में, बाल्य अवस्था में ही एक देखे तो अपने देश के लिए या फिर अपने कुनबे के लिए शहीद हो गए, है ना। मिस्टर अभिमन्यु तो लक्ष्मी नारायण लाल, अर्जुन का लाल मिस्टर अभिमन्यु। धर्मवीर भारती का वह नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, उसे क्या कहते हैं? अंधा युग नाटक के अंधा युग में किया गया है। ठीक है, अंधा युग धर्मवीर भारती जी का है और इसमें महाभारत के कथानक को लेकर के आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत इसमें किया गया है। धर्मवीर भारती के काव्य कृति कनु प्रिया में किसका वर्णन है? इनकी काव्य कृति है कनु प्रिया, इसमें किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप का। आत्मा का संग्राम आत्मा से, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो यह कुरुक्षेत्र के संबंध में। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस धारा को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद मार्क्सवादी चेतना पर आधारित है। ठीक है, तो आज के हमारे 100 क्वेश्चन हैं यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको इसी तरह के अगर क्वेश्चन चाहिए तो डेली आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें साथ में आपको व्याकरण, काव्य शास्त्र और जो भी जितने भी हमारे हिंदी साहित्य, जो भी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, सब में से क्वेश्चन है यहाँ पर रखे जाएंगे। यूजीसी नेट में तो ये सारी चीज़ें आती ही हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान के और उसके सबके क्वेश्चन में यहाँ पर जो है आपको रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, आपको बस लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, कमेंट बॉक्स करके मुझे थोड़ा फीडबैक देना है। ओके, धन्यवाद।